गुड मॉर्निंग दोस्तों। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए उपस्थित हुई है सभी। यस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। राधे राधे, सुप्रभात, सुप्रभात, सुप्रभात मित्रों। इसमें एक अस्सलामुल कुल लिखा है, कुछ मैं कह नहीं पाता, पता नहीं राइट प्रोनाउंसिएशन पता नहीं मित्रों, पर मेरे शब्दों में भी उसी प्रकार से आप मेरी तरफ से अभिवादन स्वीकार करिएगा। ओके ओके, मोस्ट वेलकम मित्रों, मोस्ट वेलकम। कुछ बच्चों का फिर से वही मैसेज है, सर सुबह 8 बजे से कर दीजिए। बस इस सप्ताह छोड़कर अगले सप्ताह से हम लोग 8 बजे कर लेंगे अपनी क्लास, अगले सप्ताह से। बस इस सप्ताह को छोड़ो, ठीक है। हिस्ट्री ऑप्शनल के बारे में तो शुरुआत शायद संस्था ने अनाउंसमेंट कर दिया है 16 से। इसी महीने में किसी दिन से हिस्ट्री ऑप्शनल शुरू हो रहा है। ओके, गुड। ओके सुश्री, लैंग्वेज हार्ड है तो कोई बात नहीं सुमन, आप भी कोशिश करो कि लैंग्वेज यहां तक आपकी पहुंच जाए। आप भी कोशिश करो। प्लीज हेल्प मी सर, हिस्ट्री ऑप्शनल इंग्लिश में गलती से हो गया। इसके लिए तो आपको संस्था से बात करनी पड़ेगी, मेरा उसमें कोई बस नहीं है। ओके चलो, जो भी आपको पसंद है। अरे भाई, मुझसे पूछोगे कि कौन से ऑप्शनल में शानदार मार्क्स आते हैं, क्या है, कौन सा ऑप्शनल लेना चाहिए। देखिए पानी ये बहुत गंदा है, देखती भी नहीं है ये। ओके, तो मैं तो सीधा सीधा यही बोलूंगा कि ज्योग्राफी से अच्छा तो कोई ऑप्शनल होता ही नहीं है, क्योंकि लास्ट 2010 एंड 11 से 10 में पढ़ाना शुरू किया, जो कि 11 का बैच था, तब से लेकर आज तक जो ऑप्शनल में मैंने लैंडमार्क मार्क्स दिलाए हैं बच्चों को, तो उसके आधार पर तो मैं यही बोलूंगा। बाकी आपकी मर्जी है, सारे ऑप्शनल आपके पास हैं। इतिहास ऑप्शनल भी शुरू हो गया है, अनाउंसमेंट हो गया, उसका एडमिशन शुरू हो गए हैं, क्लासेस शुरू होंगी। हिंदी साहित्य ऑप्शनल है, ज्योग्राफी ऑप्शनल है, ही PSIR ऑप्शनल है आपके पास, सोशियोलॉजी ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता किसी का कोई और प्रश्न था, ठीक है। एग्रीकल्चर ऑप्शनल कैसा है? अगर आपकी पकड़ बहुत अच्छी तो बहुत अच्छा है। विक्रम ने आप लोगों को सुझाव भी दिया, हिंदी साहित्य बहुत आसान है, इसीलिए हिंदी साहित्य सभी लेंगे, तो अच्छी बात है, विक्रम के सुझाव से भी ले सकते हैं, ठीक है। बस शुरू करते हैं अब आगे। आपका समय होता है समाप्त। अब समय पढ़ाने का मेरा शुरू हो रहा है, पढ़ाने का शुरू हो रहा है। कुछ बच्चों ने विक्रम को, लक्ष्मी बहन जी को, फलानी बहन जी को, सबको बुलाया है, आवाहित किया है। तो अब आप लोग आपस में शुरू हो जाओ मित्रों, और मैं पढ़ाना शुरू करता हूं। और वो तमाम बच्चे, ये भी बच्चे पढ़ रहे हैं, पर उनमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको इनके बिना चैन नहीं आता, तो आवाहन बीच बीच में करते रहते हैं। तो विक्रम, पहले तो आप इन्हें डांटिए क्योंकि ये आपकी पढ़ाई को डिस्टर्ब कर रहे हैं। लक्ष्मी, आप भी इन्हें डांटिए क्योंकि ये आपकी पढ़ाई को डिस्टर्ब कर रहे हैं।
अरे भाई, आप लोग यहाँ पर इस मंच पर पढ़ने के लिए आए हैं, आपस में वार्तालाप के लिए थोड़ी आए हैं, है ना। ये शुरुआती कुछ कक्षाएं हैं, इसलिए बोल रहे हैं, आगे तो बोलेंगे भी नहीं। देखिए आगे के जो बाकी पीछे का मेरा संकल्प बैच भी चल रहा है, क्या शानदार तरीके से कोई इस तरह के वार्तालाप बच्चों के बीच में आपस में नहीं होते हैं। ऑप्शनल में तो खैर होने का प्रश्न ही नहीं है, अगर होते भी है तो डांट पड़ जाती है, पर कोई बात नहीं है। आप लोग अपने तरीके से धीरे 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 थक कर जब चूर हो जाइएगा, आफ्टर दैट ये सब बंद करके पढ़ने में लगिएगा, क्योंकि अल्टीमेटली करनी पढ़ाई ही है, अन्यथा आप बहुत परेशान होंगे, बहुत। शुरू करते हैं अपनी बातों को। हम लोगों ने टॉपिक शुरू किया था लवणता का, याद कर पा रहे होंगे आप लोग, और कल भी आपने अपने टॉपिक का रिवीजन किया होगा। क्वेश्चन के चक्कर में ये टॉपिक पूरा नहीं हुआ था, तो लवणता की भूमिका के साथ मैंने इसकी परिभाषा दी थी, और परिभाषा के साथ इसके मापन के बारे में बताया था, मापन के बारे में। और आज की इस कक्षा में हमें लवणता को प्रभावित करने वाले कारकों पर चर्चा करनी थी, कारकों पर चर्चा करनी थी। तो बेसिकली हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक ये ना होकर क्या है, लवणता है। टॉपिक हमारा सालिनिटी ही है, और सभी लोग हेडिंग देंगे लवणता को प्रभावित करने वाले कारक, और कारकों में से सभी पहले कारक लिखेंगे वायुमंडलीय कारक, वायुमंडलीय कारक लिखेंगे, हेडिंग देंगे कारक। एटमॉस्फेरिक फैक्टर, और एटमॉस्फेरिक फैक्टर में पहला पढ़ेंगे प्रचलित पवनी, प्रचलित पवनी। जो भी पवनें सागर की सतह पर प्रवाहित हो रही हैं, उन प्रवाहित होती हुई पवनों को ही हम प्रचलित पवनें कहते हैं। प्रचलित पवनें कहते हैं। कुछ बच्चों के बार बार ये प्रश्न है, प्रश्न क्या जिज्ञासा है कि सर पढ़ते और लिखते समय ये लोग इतने कमेंट्स कहाँ से कर पाते हैं। इसका जवाब मैं दे देता हूँ, और ये उन बच्चों के लिए जो सच में इस कार्य में एकदम लगातार संलग्न रहते हैं, उनके लिए बहुत करारा व्यंग भी है, और मेरा एक सुझाव भी है, और बड़े भाई होने के नाते एक डांट भी है, गुरु होने के नाते। बेसिकली संस्था ने किया क्या है कि जो भी मैं पढ़ाता हूं उसके लिए एक टीम बनाई है, कम से कम 8-10 लोगों की, जिसमें से वो सब लोग बैठकर मेरी बातों को लिखते होते हैं, और फिर वो लिखकर टाइप होता है, टाइप होकर प्रूफ रीड होता है, और प्रूफ रीड होकर आप तक वो बात पहुंचती है। तो टाइप्ड फॉर्म में वो मैटर आपके पास पहुंच रहा होता है। तो ये तमाम बच्चे क्या सोचते हैं कि हम वो मैटर पढ़ लेंगे, वो तो सर का ही लिखाया हुआ अब मुझे मिल रहा है, तो हमें लिखने की कोई जरूरत नहीं। तो जब मैं लिखा रहा होता हूं, बातें समझा रहा होता हूं, तो ये आपस में बातें करके अपना समय केवल बर्बाद कर रहे होते हैं। और मित्रों, मैं सच कहता हूं, एक दिन मेरी बात अवश्य याद आएगी। मैं तो वैसे भी ऐसा व्यक्ति हूं कि सूखे रेगिस्तान में भी बीज बोता हूं कि कभी तो एक बार बारिश होगी, और जिस दिन बारिश होगी ना, उस दिन मेरे इन शब्दों के नाम का पौधा अवश्य खिलेगा, अवश्य लहलहाएगा, और आपको एक दिन लगेगा कि सच में राजेश सर एकदम उचित बोल रहे थे। अगर आप स्वयं लेखन का कार्य नहीं करेंगे, अगर स्वयं आप ये छोटे छोटे डायग्राम्स, चित्र, मैप ये सब नहीं बनाएंगे, तो मित्रों बहुत पछतावा होगा, रियली बहुत पछतावा होगा। कल के डेट में बस यही एक बात रह जाएगी, काश हम उस समय का सदुपयोग कर लिए होते। आज हम नहीं चाहते कि आपका बर्बाद हो, जिसमें आपके जीवन में कहीं काश जुड़े। इसलिए शुरुआती कक्षाएं हैं तो बार बार बोलते हैं, पर कहा भी जाता है एक बार समझाइए, 2 बार समझाइए, 4 बार समझाइए, पर जिसने अपनी फितरत में ही ना समझना कि मुझे नहीं ही समझना है शामिल कर लिया हो, तो उसे आप कैसे समझा सकते हो। तो फिर अंततोगत हम भले आपके बड़े भाई हैं, शिक्षक हैं, गुरुजन हैं, फिर भी हम हार आपसे मानकर, इस विषय में हार मानकर, ये मेरी हार नहीं होती है, रियलिटी ये है कि ये आपकी हार होती है। शिक्षक जब किसी बात पर खामोश आपकी गलतियों पर हो जाए, तो समझना जीवन में ना आपकी गलतियां ही गलतियां सबको दिखेंगी, और आपको कोई सपोर्ट नहीं करने वाला होगा। दुनिया में 2 ही इंसान होता है ना, जो कि आपके लुढ़कते कदमों पर अपने अपने कंधे को सौंप देता है कि पकड़ो, खड़े हो और फिर से दौड़ लगाओ। एक माता पिता होते हैं, दूसरा गुरुजन होते हैं। और
कई ऐसे बच्चे हैं जो इन्हीं दो को हर्ट करते हैं, अपने माता पिता को भी हर्ट करते हैं और गुरुजनों को भी हर्ट करते हैं, और जिसने ऐसा काम किया है ना, जीवन भर पछताया है। तो बाकी आपके ऊपर जाता है मित्रों। आप एक तरफ से अपनी चीजों पर संलग्न रहिए, आप अपनी चीजों को करिए, हमें क्या फर्क पड़ेगा। ओके, तो प्रचलित पवनों की बात आती है। प्रचलित पवनें मतलब सागर सतह पर जो संचरित हो रही होती पवनें हैं, स्थायी पवनें, जिसमें से व्यापारिक पवन है, पछुआ पवन है, ध्रुवीय पूर्वा पवन है या विषुवतीय पछुआ पवन है। ये तमाम पवनें समझना है, यहां पर समझना है, एक एक बिंदु को आप समझना है आज यहां क्लास में। तमाम पवनें जब सागर की सतह से संचरित हो रही होती हैं, ध्यान से देखना, तमाम पवनें जब सागर की सतह से संचरित हो रही होती है, प्रवाहित हो रही होती हैं, तो ये जल कणों पर घर्षण उत्पन्न करती हैं। क्या उत्पन्न करती हैं? ध्यान रखना। सपोज यहां पवन का ये प्रवाह है, तो पवन प्रवाहित होती हुई, ये विंड है, ये विंड है, तो पवन प्रवाहित होती हुई जल कणों पर घर्षण उत्पन्न करती है। अब इस घर्षण किससे क्या हुआ? सपोज असंख्य कणों पर घर्षण है, तो सबसे पहली बात होती है कि घर्षण से तापमान में वृद्धि होती है। जल का सतही तापमान, हालांकि इतना माइन्यूट बढ़ता है कि आप लोग उसका मेजरमेंट अलग से नहीं कर पाते, बट जल का सतही तापमान बढ़ जाता है। और जैसे तापमान बढ़ता है मित्रों, वाष्पन एवं वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ेगी। सपोज आपने केटली में पानी चढ़ाया गर्म होने के लिए, और केटली में पानी गर्म होने के लिए आपने चढ़ाया तो, और तापमान नीचे से बढ़ाया, गैस या स्टोव चालू कर दिया, जैसे ही ये बर्तन तापमान को एब्जॉर्ब करेगा, पानी का तापमान बढ़ेगा, तो पानी की सतह से वाष्पन होने लगेगा, इवेपोरेशन होने लगेगा, वेपराइजेशन होने लगेगा। और यह भी बात ध्यान रखना कि जब जल का वाष्पन हो रहा होता है, तो वाष्प के रूप में शुद्ध जल तो वायुमंडल में चला जाता है, जबकि उसके पास जो इंप्योरिटीज थी, अर्थात उसके पास जो लवण तत्व थे, वो लवण तत्व नीचे ही रह जाते हैं। तो शुद्ध जल तो वायुमंडल में वाष्प के रूप में चला गया, बट लवण तत्व कहां रह जाते हैं? जल में ही शेष बचे रह जाते हैं। तो इस दशा में सागरीय जल की लवणता बढ़ जाती है। समझ में आई? तीन बातों को एक साथ रिलेट करना है। मैंने क्या कहा था तापमान में, कि तापमान के प्रत्येक कारक यहां पर रिपीट होते चले जाएंगे, घबराओ मत। लेकिन आप लोगों ने हाय तौबा मचाया हुआ था, क्योंकि आपको समझ में तो बात आई नहीं थी। इतनी बेसिक सी बात नहीं समझ में आई कि मैंने पहले दूसरे दिन के इंट्रोडक्शन में बताया था कि भूगोल विज्ञान है, जिसका एक खंड दूसरे से जुड़ा होता है। तो कई बार पहले खंड को समझकर दूसरे में राइट अप किया जाता है, तो कई बार ऐसा है कि पहले का राइट अप करके दूसरे में चीजें समझी जाती हैं। तो फिर से समझना, यहां पर प्रवाहित होंगी पवनें तो जल कणों में फ्रिक्शन उत्पन्न करेंगी। उस फ्रिक्शन से बेसिकली क्या होता है? तापमान बढ़ा, और तापमान बढ़ने से वेपराइजेशन बढ़ जाता है, और उस वेपराइजेशन बढ़ने की वजह से सागरीय जल की लवणता बढ़ जाती है। यही बात आप लोगों को यहां पर लिखाना है। पहला बिंदु लिखे प्रचलित पवनों में, लिखें सागरीय सतह पर संचरित हो रही, अब संचरण शब्द लिखाना है मुझे, सही शब्द ही लिखाना है। आपको कठिन लगता है तो इस कठिनता को पकड़ने की कोशिश करिए। सागरीय सतह पर, सागरीय सतह पर संचरित हो रही पवनें, संचरित हो रही पवनें जल कणों में घर्षण उत्पन्न कर, जल कणों में घर्षण उत्पन्न कर, फ्रिक्शन उत्पन्न कर, वाष्पन की दर को बढ़ा देती हैं, वाष्पन की दर को बढ़ा देती हैं, बढ़ा देती, जिससे लवणता में वृद्धि हो जाती है। वृद्धि हो जाती है। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। पहली बात आपने लिखी, दूसरी लिखेंगे,
दूसरी सेकेंड पॉइंट लिखेंगे, सेकेंड पॉइंट लिखेंगे वाष्पन क्रिया। जो बात लिखा आपने वाष्पन क्रिया, अब वाष्पन क्रिया को समझो। सपोज आपकी ग्लास में एक ग्लास पानी है, ये आप लगभग पूरी भरी हुई ग्लास दिख रही है, थोड़ा सा बस खाली दिख रही है। वाष्पन का प्रभाव समझना। आप किचन में गए और इसमें 2 चम्मच चीनी डाल दिया, 2 चम्मच चीनी डाला और उसे बढ़िया से घोला और ये अब बन गया आपके सामने शरबत, पानी का शरबत बन गया। ठीक है, अब ये शरबत बना है, समझना, 1 गिलास पानी में 2 चम्मच चीनी है, इसकी मात्रा समझना। 1 गिलास पानी में, सपोज इसमें 300 ml पानी है या 300 ग्राम, इसमें ml में नहीं लिया जाता, सॉरी ग्राम में लिया जाता है। सपोज इसमें 300 ग्राम पानी है तो 300 ग्राम पानी में 2 चम्मच चीनी घुली हुई है। क्लियर? अब इसी पानी को ले जाकर आप छत में रख दीजिए, जो शरबत बना हुआ है छत में रख दिया आपने, गर्मियों के दिन है, अच्छी खासी धूप है, पता चला 2 दिन 3 दिन बाद जब आप गए तो ये पानी वाष्पित होकर आधा ग्लास ही बचा। पानी वाष्पित होकर कितना बचा? आधा ग्लास बचा। सपोज मैं इसका 2-3 घूंट पी लेता हूं। अब ये लो, मैंने पी लिया, सपोज वो वाष्पित हो गया जल। अब कितना बचा? आधा ग्लास बचा। ये जो आधा ग्लास पानी बचा, तो सच बताऊं, इसमें जो वाष्प के रूप में पानी ऊपर गया है ना, वो शुद्ध जल था। लवण का वाष्पन नहीं होता, वो यहीं रह जाते हैं। तो आपने जो 2 चम्मच चीनी घोली थी ना, अब आधा ग्लास पानी में 2 चम्मच चीनी है। पहले तो 1 गिलास पानी में वो 2 चम्मच चीनी घुली हुई थी, पर अब ये आधा ग्लास पानी में ही 2 चम्मच चीनी कहलाएगी। तो जल्दी से बताओ, ये आधा ग्लास के तुलना में 2 चम्मच चीनी बढ़ी हुई लवणता होगी या नहीं? पहले तो फुल ग्लास में 2 चम्मच ही चीनी थी, अब आधा ग्लास में ही 2 चम्मच चीनी बची, तो अब मीठापन ज्यादा बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ेगा? आपका जवाब होगा यस सर। आधा ग्लास में अगर 2 चम्मच चीनी होगी तो तुलनात्मक रूप से मीठापन ज्यादा बढ़ेगा। मीठापन ज्यादा बढ़ने का मतलब है लवणता अधिक हो जानी। और आप पानी पी गए, मतलब वाष्पन हो गया। अब उस नीचे वाले पानी में, समझना, अब उस नीचे वाले पानी में सपोज 1/4 पानी बचा, उस 1/4 पानी में, उस 1/4 पानी में फिर 2 चम्मच चीनी बचेगी। और एक ऐसा भी टाइम आएगा कि पानी पूरी तरह से वाष्पित हो जाएगा, चीनी बचेगी। क्लियर हो गया मेरी बात कि नहीं? तो यही बात यहां पर आपको लिखनी है कि वाष्पन की क्रिया से क्या होता है कि शुद्ध जल तो वाष्पित हो जाता है, लेकिन सागरीय जो नीचे जल शेष बचा रह जाता है, वाष्पन के दौरान लवणता उसमें क्या होती है? तुलनात्मक रूप से बढ़ जाती है। यही बात लिखाना है। तो लिखें, वाष्पन क्रिया से शुद्ध जल जलवाष्प के रूप में वायुमंडल में चला जाता है, वायुमंडल में चला जाता है, जबकि शेष बचे हुए जल में लवणता की मात्रा बढ़ जाती है। लवणता की मात्रा क्या होती है? बढ़ जाती है। पूर्ण विराम, मतलब वाष्पन की क्रिया होगी तो लवणता क्या होगी? बढ़ जाएगी। लेकिन दूसरे तरफ आप यहां पर लिखें, तीसरे बिंदु को लिखेंगे, दूसरी तरफ क्या हो रहा है? अगर आप वर्षण की बात करें, अब देखो आपके पास 2 शब्द हैं मित्रों, एक वर्षण है और दूसरा शब्द वर्षा है। क्या दोनों शब्द एक हैं? तो मेरा जवाब होगा नहीं, एक नहीं है, दोनों में अंतर है। जब बात केवल वर्षा की होती है तो उसमें हम लोग रेनफॉल को सम्मिलित करते हैं, मतलब वर्षा जल को सम्मिलित करते हैं।
पर जब वर्षण की प्रक्रिया लिखते हैं, वर्षण का मतलब इंग्लिश में प्रेसिपिटेशन होता है, तो प्रेसिपिटेशन में रेनफॉल तो लिखते ही हैं, पर रेनफॉल के साथ हम लोग स्नोफॉल को भी जोड़ देते हैं, स्नोफॉल के साथ हम लोग हेल फॉल को भी जोड़ देते हैं, मतलब वर्षा जल को भी जोड़ देते हैं। हिमवृष्टि, अभी हिमालय में डेली सुनते होंगे कि इस समय स्नोफॉल चल रहा है, तो हिमवृष्टि को भी जोड़ देते हैं। और ये सागर में, अगर उच्च कटिबंधों में ध्रुवों के आसपास जाएंगे तो सागरों में भी स्नोफॉल होता है, तो स्नोफॉल भी जोड़ दिया, ओलावृष्टि को भी जोड़ दिया। जब सारी प्रक्रियाओं को जोड़ देते हैं तो उसे हम वर्षण कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? वर्षण कहते हैं। तो अगर वायुमंडल में आर्द्रता शुद्ध जल के रूप में उपस्थित थी, ऐसा नहीं है कि उसमें अशुद्धियां नहीं है, उसमें भी अम्ल मिल जाते हैं, एसिड रेन के रूप में वर्षा होती है, पर जहां बात लवणों के रूप में चल रही है कि वायुमंडलीय आर्द्रता में लवण नहीं मिले हुए हैं, उसमें लवण अनुपस्थित है, तो वही आर्द्रता जब एकत्रित होकर, एकत्रण को संघनन बोलते हैं, जल बूंद या हिमकणों में बदलती है तो उनमें लवण तत्व नहीं होंगे, और वही हिमकण या जल कण जब वर्षा के रूप में धरती में प्राप्त होते हैं तो लवणता के संदर्भ में शुद्ध जल प्राप्त होता है। तो जिस सागरीय जल सतह पर वर्षा हो रही होती है या वर्षण की प्रक्रिया हो रही होती है तो शुद्ध जल की आपूर्ति होती है। जैसे अब ग्लास का उदाहरण दूसरा बदल जाएगा, आधा ग्लास पानी था जिसमें 2 चम्मच चीनी मिली थी, अब बाहर से आप पानी लाए और पानी आपने बढ़ाकर फुल ग्लास कर दिया, पानी आपने बढ़ाकर क्या कर दिया? फुल ग्लास। अब चीनी नहीं आपने मिलाया, चीनी तो उतनी की उतनी ही है, 2 चम्मच ही है, लेकिन आपने पानी को भर दिया, और जब पानी भर गया तो अब तुलनात्मक रूप से बताओ कि तुलनात्मक रूप से इस ग्लास के पानी का मीठापन बढ़ा है या घट गया है? तो आप बोलोगे सर आधी ग्लास में 2 चम्मच चीनी का मीठापन अधिक था, पर फुल ग्लास में 2 चम्मच चीनी का मीठापन घटा हुआ प्राप्त होगा। तो सभी लोगों को लिखना है कि वर्षण की प्रक्रिया से सागरीय जल सतह में शुद्ध जल की आपूर्ति होती है, शुद्ध जल की आपूर्ति होती है इसलिए लवणता की मात्रा घट जाती है। पूर्ण विराम। तो अब चौथा, वायुमंडलीय दाब लिखते हैं। वायुमंडलीय दाब का क्या प्रभाव होगा? प्रेशर का क्या प्रभाव होगा? वायुमंडलीय दाब का क्या प्रभाव होता है? बहुत अच्छे से समझेंगे। यह भी इनडायरेक्ट फैक्टर है, इसलिए इसे फिर से समझना होगा, इनडायरेक्ट फैक्टर्स को समझना होगा। ओके, सपोज ये यहां पर सागरीय जल सतह है। अब सागरीय जल सतह में आपने इंपोज किया एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या इंपोज किया आपने? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दाब बढ़ा, मीन्स हाई प्रेशर लगा दिया। आपने क्या लगा दिया? हाई प्रेशर लगा दिया। ध्यान रखना, हालांकि सागरीय जल सतह में कई जगह पर उच्च दाब तो कई जगह पर निम्न दाब भी प्राप्त होते हैं, लेकिन यहां पर हमें दाब बढ़ाना है। जैसे ही आपने दाब बढ़ाया, तो ध्यान से सुनना, दाब बढ़ाते ही ये जो जल की सतह थी इसमें झुकाव उत्पन्न हुआ और जल इस तरह से इस दाब के प्रभाव से नीचे झुक गया। दाब के प्रभाव से कहीं भी, सपोज नोटिस करिएगा, कभी भी नोटिस करिएगा बहुत ध्यान से। ये क्लास साइंस की नहीं है, नहीं तो सारे के सारे एक्सपेरिमेंट करके दिखाता। ज्योग्राफी की है। ये शुद्ध पानी की जल की सतह है, आप कुछ ज्यादा नहीं, ये पेन ले लिया और पेन लेकर ध्यान से इस पेन को ही जल की सतह पर दबाने की कोशिश करिएगा तो पेन डूबेगी, ये बात सही है, पर डूबने से पहले सॉरी दोस्तों,
पर डूबने के पहले देखिएगा, पृष्ठ तनाव के गुण के कारण ऐसा लगेगा कि जल की ऊपरी परत एक झिल्ली या पॉलीथीन की तरह काम करती है, और जैसे ही आपने पेन को डुबाया जल की सतह नीचे की ओर झुक रही है। डेफिनेटली ऐसा होगा, जल की सतह क्या होगा, नीचे की ओर झुक रही है। इसी में आप लोग बचपन से एक्सपेरिमेंट करते होंगे कि किसी कागज में आपने सुई रखा, धीरे से कागज को खिसका लिया और सुई पानी की सतह के ऊपर तैर रही है। आप ये नोटिस करते हो, जबकि सुई को डूब जाना चाहिए। तो ध्यान से, जब उच्च दाब लगता है तो उच्च दाब की वजह से जल कणों में संपीड़न बल लगता है, कंप्रेशनल फोर्स लगता है। और जब जल कणों में संपीड़न बल लगेगा तो ध्यान से समझना, माना कि पहले एक इतना बड़ा सा बॉक्स था, 1 क्यूबिक मीटर का बॉक्स था। एक बॉक्स बना देता हूं, ये एक बॉक्स था और इसमें 1000 जल कण थे। कितने जल कण थे? 1000 जल कण थे। और यह भी आप जानते हैं कि गैसों में एवं जल कणों में स्थिरता नहीं पाई जाती, बल्कि उनमें रैंडम गति पाई जाती है, जिसे हम लोग एंट्रोपी कहते हैं। तो ये 1000 जल कण 1 क्यूबिक मीटर, मैंने 1 क्यूबिक मीटर को बनाया है, ध्यान से समझना, 1 क्यूबिक मीटर का एक बॉक्स बनाया है। 1000 कण थे जो आपस में टकरा रहे थे। अब हमने इसका आयतन घटाया, क्योंकि प्रेशर दिया है तो प्रेशर में आयतन घटेगा संपीड़न बल में। अब इस डिब्बे को मैंने दबाना शुरू किया और मान लेते हैं कि ये 0.75 क्यूबिक मीटर का बॉक्स बचा प्रेशर देने से, पर जल कण तो उतने ही हैं और जल कणों में रैंडम गति होगी। तो जब कण पास पास आ जाएंगे तो उस रैंडम गति से टकराव आपस में बढ़ जाता है। फिर से, जब डिब्बे का आकार आपने छोटा कर दिया पर जल कण उतने ही थे, तो जल कण आपस में जैसे पास पास आए तो उनके बीच के आपस के टकराव बढ़ जाते हैं, जिसे कहते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर कोलिजन, मतलब अंतः आणविक संघट्ट के नाम से जानते हैं। इस संघट्ट की वजह से बेसिकली यहां तापमान में, जल कणों के मध्य के तापमान में वृद्धि होती है और तापमान वृद्धि से वाष्पन की दर बढ़ेगी और वाष्पन की दर से लवणता की दर बढ़ जाती है। यही बात एक एक करके मैं आपको लिखाता हूं। लिखो, उच्च दाब वाली पेटियों में उच्च दाब वाली पेटियों में लगने वाले संपीड़न बल के प्रभाव से अब टकराव के लिए शब्द यहां पर संघट्ट लिखाऊंगा, कोलिजन, ठीक है ना, ध्यान से सुनना, के प्रभाव से जल अणुओं के मध्य संघट्ट मतलब कोलिजन इंग्लिश में, संघट्ट कोलिजन बढ़ जाता है, संघट्ट बढ़ जाता, जिससे वाष्पन एवं लवणता दोनों की दर में लवणता की वृद्धि होती है, जबकि निम्न दाब पेटियों में इसके विपरीत स्थिति पैदा होती है। पूर्ण विराम। वायुमंडलीय फैक्टर समाप्त हुए। पहला आपने कारक लिखा यहां पर वायुमंडलीय कारक, और उसके अंतर्गत 3-4 बिंदु लिखे आपने, 3-4 बिंदु लिखे, ठीक है। अब आगे एक बात करते हैं, एक कारक अब यहां पर हम
यहां पर एक कारक लिख देते हैं। टेरेस्ट्रियल कारक में, पार्थिव कारक में लिखता हूं, सभी लिखें। पार्थिव कारक मतलब पृथ्वी में स्थल मंडल से संबंधित कारक, है ना, पार्थिव कारक, सभी लिखें। पार्थिव कारक, और पार्थिव कारक में एक की भूमिका लिखनी है, एक की भूमिका लिखनी है, और उसे लिखना है नदियां। नदियां बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है, और इसे समझ लिया तो मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा मित्रों। नदियां, रिवर्स। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि नदियों का प्रभाव लवणता पर क्या होता है, तो इसका एक लाइन में जवाब देना कठिन नहीं है, गलत होगा। कोई भी विद्यार्थी अगर एक शब्द में जवाब दिया कि अधिक होता है या कम होता है, तो जवाब गलत हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। उदाहरण से बताता हूं, कहीं भी देखो, सपोज यहां पर हम भारत का एक मानचित्र दिखा दें आपको। सपोज दिस वन इज इंडिया, ये आपका भारत है दोस्तों, भारत है। ओके, जस्ट वेट, ये आपका भारत है। भारत के संदर्भ में इधर आप जानते हैं कि अरब सागर उपस्थित है, अरब सागर उपस्थित है। इधर बंगाल की खाड़ी तथा अंडमान सागर की उपस्थिति है। अब इतनी बेसिक बात तो सभी के सभी बच्चे जानते हैं, सभी जानते हैं। ये मैं मान के चलता हूं कि इतनी बात तो जानते ही हैं, और नहीं जानते हैं तो उन्हें पढ़ना पड़ेगा, फिर गड़बड़ सी बात है, उन्हें पढ़ना पड़ेगा। अब मैंने यहां पर श्रीलंका नहीं बनाया, छोड़ देते हैं, ठीक है, ध्यान से। अब यहां पर आप नोटिस करना, पहले एग्जाम्पल्स में देख लो कि यहां पर इसमें सारी की सारी गंगा नदी तंत्र की नदियां आईं और इसमें अपना जल विसर्जित कर दी। गंगा नदी तंत्र की नदियां आईं और विसर्जित कर दी। इसी में ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की नदियां आईं और इसमें बंगाल की खाड़ी में आकर जल विसर्जित कर दी। इसी में महानदी, इसी में दामोदर नदी, इसी में गोदावरी, इसी में कृष्णा नदी, इसी में कावेरी नदी, इसी में ताम्रपर्णी, वैगई आदि तमाम नदियां, पापाग्नि जैसी तमाम नदियां आई और इसमें अपना जल विसर्जित कर दी। मतलब ये तमाम बड़ी नदियां जो भारत की हैं वो किसमें, बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती हैं। जबकि दूसरे तरफ अगर देखा जाए तो इधर अरब सागर में एकमात्र बड़ी नदी सिंधु है जो अपना जल विसर्जित करते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो नर्मदा और ताप्ती भी हैं जो सापेक्षिक रूप से इन सब की तुलना में बड़ी छोटी हैं। फिर पश्चिमी घाट से निकलने वाली तमाम नदियां हैं, जैसे उल्हास नदी हो गई, मांडवी हो गई, जुआरी हो गई, शरावती हो गई, नेत्रावती हो गई, कुंती पूजा हो गई, पेरियार हो गई, भरत पूजा नदी हो गई, इडुकी रिवर हो गई। तो ये तमाम नदियां पश्चिम घाट से निकलकर पश्चिम की ओर अरब सागर में जल विसर्जित करती हैं। तो ये तमाम नदियां जो पश्चिम की ओर आती हैं नदियां, ये छोटी हैं, इनके पास जल की मात्रा कम है, परंतु इनके पास जल की मात्रा क्या है, अधिक है मित्रों। इन सब के पास जल की मात्रा अधिक है, प्रचुर मात्रा में जल लाती हैं। तो एग्जाम्पल्स क्या प्राप्त होते हैं कि ये तमाम नदियां जो ले आकर जल सागर में विसर्जित करती हैं, तो इनके मुहानों पर ध्यान रखना है। इन तमाम बड़ी नदियों के मुहाने की बात अगर की जाए, जहां पर जल विसर्जित करती हैं, तो मुहाने पर लवणता कम प्राप्त होती है, लवणता घटी होती है, बहुत कम लवणता प्राप्त होती है। ये आज प्रयोगों से मिलता है कि जहां पर नदियां जल विसर्जित कर रही हैं, सागर की लवणता घटी हुई प्राप्त होती। जैसे उदाहरण से बता दो, सागरों की औसत लवणता जो कि अभी आज लिखाएंगे 35 पर 1000 प्राप्त होती है, 35 प्रति हजार पाई जाती है। पर नदियों के मुहानों पर देखो तो यहां पर लवणीय जल 15 प्रति हजार, 20 प्रति हजार, 25 प्रति हजार, कुछ ऐसा प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब कि नदियों के मुहानों पर लवणता कम प्राप्त होती है। इसीलिए मित्रों, बंगाल खाड़ी की लवणता अरब सागर के तुलना में
कम पाई जाती है। अरब सागर की लवणता अधिक है, बंगाल खाड़ी की लवणता कम होती है। पर अगर आप इसी तरह से लिख दोगे कि नदियों के मुहानों पर लवणता क्या है, कम पाई गई, मतलब लवणता को ये घटाती हैं, तो जवाब गलत हो जाएगा। जवाब गलत हो जाएगा। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, कैसा, ध्यान रखना। बेसिकली आज जिन नदियों की आप बात कर रहे हो, ये सभी की सभी नदियां निश्चित रूप से लवणता को घटाती हैं। 100% आज की सभी नदियां, दुनिया की किसी नदी को ले लो, उत्तर अमेरिका में मिसिसिपी मिसौरी को ले लो, दक्षिण अमेरिका में अमेजन को ले लो, अफ्रीका में कांगो रिवर्स एंड नाइल रिवर्स को ले लो। समझ रहे हैं मेरी बात की नहीं? तो यूरोप में ढेर सारी नदियां हैं, एल्ब है, रोन है, राइन है, बेसर है। समझ रहे हैं मेरी बात तमाम? तो ओडर है। तो इन तमाम नदियों को ले लो, इन नदियों के मुहाने पर लवणता कम ही मिलती है। इसका मतलब है कि यह बात तय है कि आज की नदियां लवणता की मात्रा को घटाती हैं। लेकिन अब एक और बात सुनो, आरंभिक दौर की नदियां, जिस समय पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी, वो प्री कैम्ब्रियन कालखंड कहलाता है। कालखंड हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ने से पहले पढ़ेंगे। तो प्री कैम्ब्रियन कालखंड की नदियां, पार्थिव का मतलब होता है पृथ्वी से संबंध, ठीक है? तो बेसिकली जो प्री कैम्ब्रियन कालखंड की अर्थात पृथ्वी की उत्पत्ति कालखंड की नदियां थी, उस समय पर धरातलीय चट्टानों में लवणों की मात्रा बहुत अधिक थी। तो जब वो नदियां प्रवाहित हो रही थी धरातलीय चट्टानों से, तो अपने साथ साथ चट्टानों में घुले लवणों को घोलती थी और सागर में विसर्जित करती थी। तो वो नदियां लवणता को बढ़ा रही थी, पर आज की नदियां लवणता को घटाती हैं। तो अगर आपसे कभी प्रश्न ऐसा पूछा गया, प्लेन प्रश्न पूछा गया कि नदियों का लवणता पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो आपको एक लाइन में जवाब देना होगा, नदियां लवणता को घटा देती हैं। मैंने बता दिया उदाहरण के साथ भी। तो दूसरे तरफ, क्योंकि नदियों का जल लवणता के संदर्भ में स्वच्छ है ना, हम नदियों का जल पीते हैं। दिल्ली में पानी कहां से आता है? नदी का आता है। यमुना नदी में बांध बनाया गया, उसको स्वच्छ किया गया और उसी पानी को हमारे पास भेजा गया। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? तो नदियों का पानी पीते हैं, पर समुद्र का पानी तो नहीं पी रहे हैं ना। कि समुद्र का पानी पीते हो आप में से कोई नहीं पियोगे। समुद्र के पास भी जाओगे तो प्यासे लौट आओगे। क्लियर है मेरी बात की नहीं? तो बेसिकली नदियों का जल आज स्वच्छ है, इसलिए लवणता की मात्रा कम है या घटा देती हैं। पर दूसरी तरफ से पूछा जाए कि पृथ्वी के उत्पत्ति कालखंड की नदियों का लवणता पर क्या प्रभाव पड़ता था, तो आपको बताना पड़ेगा कि वह लवणता को बढ़ा देती थी। तो लिखो, डैश देकर लिखो, वर्तमान नदियां सागरीय जल में स्वच्छ मतलब लवणता के संदर्भ में बात कर रहे हैं। स्वच्छ जिसको ताजा जल कहते हैं, फ्रेश वाटर कहते हैं। स्वच्छ जल विसर्जित कर, अब ये सारे शब्द तो आपको सीखने होंगे, विसर्जित वगैरह नहीं सीखोगे तो आप समस्या में रहोगे हमेशा। विसर्जित कर लवणता की मात्रा को घटा देती हैं। ठीक है ना? लवणता की मात्रा को क्या करती हैं? घटा देती हैं। जबकि, अब जबकि के साथ लगाओ पीछे की बात, जबकि पृथ्वी के उत्पत्ति कालखंड की आरंभिक नदियों ने लवणता की मात्रा को घटा देती हैं। लवणता की मात्रा को, सॉरी, क्षमा चाहूंगा, आरंभिक नदियों ने लवणता की मात्रा को बढ़ाया था। लवणता की मात्रा को बढ़ाया था।
पूर्ण विराम, इस तरह से इसका एक्सप्लेनेशन होगा, इसका एक्सप्लेनेशन होगा। क्लियर है ना? बस इतनी बात हुई। नेक्स्ट बात आती है, ये तो आपने लिखा बेसिकली वायुमंडलीय कारक, दूसरे नंबर पे आपने एक पार्थिव कारक भी सम्मिलित कर दिया। तो अब तीसरे नंबर पर लिखेंगे अंतः सागरीय कारक। अंतः सागरीय कारक। अंतः सागरीय कारक में पहला लिखेंगे जल धाराओं का प्रभाव। जल धाराओं का प्रभाव। मित्रों, आज आपको एक एक्सपेरिमेंट देता हूं। 2 ग्लास पानी लेना, एक में एकदम सुपर चिल्ड, इस समय तो ठंडियों में चिल्ड पानी की तो समस्या है नहीं, टंकी से आपके टैप का कनेक्शन है, पानी टैप खोलना, टंकी का पानी जो रात भर का ठंडा हुआ आया वही सुपर चिल्ड है, उतना ही मान लेना। और एक तरफ पानी को एक बर्तन में लेना और बढ़िया गर्म कर लेना, बराबर मात्रा में होना चाहिए। 1 ग्लास पानी लिया, 1 ग्लास पानी लिया। अब एक तरफ ठंडा पानी लेना और एक तरफ गर्म पानी लेना और दोनों में 1-1 चम्मच चीनी डाल देना और दोनों को घोलना शुरू करना। एक को आप घोलना और एक को मम्मी से बोल देना कि मम्मी आप घोलो। दोनों को घोलना और फिर मुझे यह प्रयोग करके बताना कि कौन सा पानी जल्दी चीनी को अपने अंदर घोल लेता है। निश्चित रूप से आपका जवाब होगा कि सर जो गर्म पानी था उसमें चीनी जल्दी घुलती है ठंडे पानी की तुलना में। आपका यही जवाब होगा। ऐसा क्यों है? तो जवाब सुनो। गर्म पानी की विशेषता है कि उसकी घोलन क्षमता अधिक होती है। ऐसा होता क्या? यह घुलना क्या होता है? बेसिकली ये जो जल आप देख रहे हो ना, तो माना कि ये छोटे छोटे कुछ इस तरह के असंख्य, अब आपको दिखाने के लिए छोटे कण नहीं बना रहा, बड़े कण हैं, पर ये छोटे छोटे माना कि इस तरह H2O के असंख्य मॉलिक्यूल्स का समूह है। असंख्य मॉलिक्यूल्स का समूह है। ये जल के कण हैं, सारे ये H2O हैं। इन सब के अंदर आप H2O लिख सकते हो। सपोज समझना, H2O आपने लिख दिया, ये H2O है, सब H2O है, सब H2O है, H2O है, H2O है। अब मान लो ये 4 H2O मिले और इन 4 H2O के बीच का जो खाली स्थान होता है ना, इसे कहते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस। क्या कहते हैं इसे? इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं। कणों के मध्य का अंतराल क्षेत्र कहलाता है दिस वन। तो इन 4 कणों के बीच स्पेस है, तो असंख्य कणों के बीच इसी तरह से स्पेस पाया जाता है। जब हम चीनी और नमक को घोलते हैं ना, तो वो चीनी और नमक इसी स्पेस क्षेत्र में जाकर अपने आप को सेटल कर देता है और इसी को हम कहते हैं घुलना। तो जब जल कण ठंडा होता है तो कण कंपैक्ट होते हैं, तो मॉलिक्यूलर स्पेस छोटा होता है। जबकि जैसे ही तापमान को बढ़ाते हैं तो आयतन में प्रसार की वजह से ये जो मॉलिक्यूलर स्पेस होते हैं, आणविक अवकाश क्षेत्र या खाली क्षेत्र होते हैं, इसमें बेसिकली वृद्धि हो जाती है और ये जितना बढ़ेगा उसकी जल की घोलन क्षमता उतनी ही अधिक बढ़ जाएगी। तो जब गर्म पानी आपने लिया तो गर्म पानी में जो ये इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस था, ये मॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ा हुआ है। स्पेस जितना बढ़ा हुआ होगा, चीनी उतना जल्दी अपना स्थान इन घरौंदों में बनाएगी। इसीलिए गर्म पानी में चीनी जल्दी घुल गई। अब यहां पर ध्यान से सुनना कि जलधाराओं का प्रभाव क्या होता है। 2 प्रकार की जलधाराएं हैं, एक गर्म जलधारा है और एक ठंडी जलधारा है। अब दोनों में अंतर समझना। गर्म जलधारा में लवणता को घोलने की क्षमता अधिक है ठंडी जलधारा के तुलना में, इसीलिए इनका प्रभाव भी अलग अलग होगा। तो सभी के सभी लोग लिखेंगे, सभी के सभी लोग लिखेंगे कि गर्म जलधाराओं गर्म जलधाराओं
की घोलन क्षमता, की घोलन क्षमता क्या अधिक होती है? गर्म जलधाराओं की घोलन क्षमता अधिक होती है, इसलिए इनमें ठंडी जलधाराओं की तुलना में लवणता की मात्रा भी क्या पाई जाती है? अधिक पाई जाती है। अतः अब दोनों प्रकार की जलधाराओं की बात करने हैं। लिखेंगे गर्म जलधाराएं लवणता को बढ़ा देती हैं, जबकि ठंडी जलधाराएं लवणता को घटा देती हैं। ठंडी जलधाराएं लवणता को घटा देती हैं। भगवान जी शर्मा जी ने पूछा है कि नदियों के मुहाने पर लवणता क्यों कम हो जाती है? अब तक जाके शर्मा जी ने यह बात पूछी है। एक मुझे प्रसंग याद आता है। कुमार शानू जी को एक दिन मैं सुन रहा था, बोले कि एक बार बिहार में मैं बेतिया में एक प्रोग्राम में गया, कंसर्ट में गया। ध्यान से सुनना, ये बहुत जरूरी है आप में से कई बच्चों के लिए। भगवान जी शर्मा, आपके प्रश्न का जवाब है। मित्र क्रोधित मत होना, बहुत अच्छे से सुनना, और क्रोध आए तो कर भी लेना क्रोध, कोई बात नहीं है, पर बहुत ध्यान से सुनना। बोले मैंने एक गाना बढ़िया से सुनाया कि मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में, ऐ दुश्मन जमाना मुझे ना भुलाना, एटसेट्रा एटसेट्रा। बोले सॉन्ग समाप्त हुआ। एक आदमी उठा और ठाए ठाए 2 गोलियां दागा, और फिर बोलता है, आप में से तो कई लोग हैं भाई बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश से, यहाँ रंग ही अपने हैं, क्या रौबदार लोग होते हैं। सच में आप सब बड़े रौबदार होते हैं, इसमें कोई दो राय भी नहीं है। बोला वंस मोर। बोले मैंने फिर से दोबारा भी सुनाया, सॉन्ग समाप्त हुआ। फिर उठा और इस बार 3 बार गोलियां दागा, ठाए ठाए ठाए, और बोलता वंस मोर। मैंने बोला कि अरे भाई हो गया, 2 बार हो गया, बहुत हो गया। बोले ना, 1 बार और होना चाहिए। तो 1 बार फिर से हुआ। बोले फिर मैंने जैसे समाप्त किया तो फिर अब इस बार 4 गोलियां दागा, और बोलता वंस मोर। तो भाई सब लोगों ने कहा कि अरे हो क्या गया, कितने बार सुनेगा? तो बोलते जब तक ये अच्छे से नहीं सुनाएगा। किसको बोलता है? अब समझ में आ गया ना, कुमार सानू जी को बोलता जब तक ये अच्छे से नहीं सुनाएगा तब तक ये गाना यही वाला सुनाएगा। पिया हुआ था, अच्छा खासा टल्ली था। तो ध्यान से, शर्मा जी राजेश मिश्र बसंती नहीं है कि आप बार बार बोलोगे नाच बसंती नाच, तो राजेश मिश्र नाचना शुरू कर देंगे। जब राजेश मिश्र ये समझा रहे थे कि नदियों के मुहाने पर लवणता इसलिए कम होती है क्योंकि आज की नदियां स्वच्छ जल को लेकर चल रही हैं, तो कहां थे आप? सोए हुए थे क्या शर्मा जी? अगर निद्रा मुद्रा में थे तो फिर से ध्यान रखिए, टीचर बसंती नहीं है कि आप सब यहां पर ठाए 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 करेंगे और बोलेंगे नाच बसंती नाच, तो टीचर नाचता रहेगा। हद बंद कर दीजिए,
ठीक है। और अगर आप ऐसी एक्सपेक्टेशन करते हैं तो 100% गलत है। और मैं तो कहूंगा इस एक्सपेक्टेशन के साथ आप मम्मी डैडी को बैठाओ और सुनाओ कि सर मेरे ऐसे डांटते हैं, सही है कि गलत है, तो आपके कान पकड़कर ना खींचे तो बताना, कान पकड़कर ना खींचे तो बताना। ठीक है, आगे यहां पर ध्यान से सुनो, टॉपिक पर आते हैं। आपने क्या कहा कि गर्म जलधाराएं तापमान अधिक है, जल की घोलन क्षमता अधिक है तो लवणता को बढ़ाती हैं, जबकि ठंडी जलधाराएं क्या करती हैं? लवणता को घटा देती हैं। लवणता को क्या करती हैं? घटा देती हैं। पूर्ण विराम, ये पहला बिंदु आपने लिखा है। अब दूसरा बिंदु लिखना है। दूसरा बिंदु ध्यान से, सागरीय जलों के बारे में लिख रहे हैं, अंतः सागरीय कारकों में लिखे जैव तत्वों की उपस्थिति या जैविक घटकों की उपस्थिति जैविक घटकों की उपस्थिति। अब ये क्या प्रभाव करती है? जहां पर जीव होंगे क्या करते हैं? तो डैश देकर लिखो, एक लाइन में समझ में आ जाएगा। लिखते ही लिखो जीवों की उपस्थिति से। जैसे उदाहरण देते हैं, एक कमरे में सपोज एक आदमी है, कमरे का तापमान अधिक नहीं होगा, ठंडा होगा कमरा, लेकिन उसी कमरे में 10, 20, 50, 100 आदमी भर जाए ना तो कमरे का तापमान बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि जीवों का जो रेस्पायरेशन क्रिया चल रही है, उपापचयी क्रिया के चल रही है, मेटाबॉलिज्म जो चल रहा है, उस मेटाबॉलिज्म से, श्वास प्रश्वास की क्रियाओं से जो ऊर्जा मुक्त होती है, ऊष्मा मुक्त होती है, तो आदमी कहते हैं ना कि आदमी की गर्मी होती है, तो उस आदमी की गर्मी से, उन तमाम क्रियाओं की गर्मी से उस कमरे का तापमान भी बढ़ जाता है। इसी प्रकार से जिस सागरीय जल क्षेत्र में जीवों की प्रचुरता होती है, वहां पर जीवों की तमाम उत्सर्जी प्रक्रियाओं से, उपापचयी प्रक्रियाओं से, श्वास प्रश्वास की प्रक्रियाओं से ऊष्मा ऊर्जा बढ़ती है। ऊष्मा ऊर्जा बढ़ने के प्रभाव से, अभी मैंने ऊष्मा का प्रभाव दो प्रकार का लिखा दिया, एक तो वाष्पन की दर बढ़ जाती है और दूसरा लवणता के घोलन क्षमता में वृद्धि हो जाती है। इन कारणों से जहां जीव अधिक मात्रा में होंगे लवणता अधिक पाई जाएगी, और जहां जीव कम मात्रा में होंगे लवणता कम पाई जाएगी। तो डैश देकर लिखेंगे कि जहां पर सागरीय जल में पादप एवं जंतु समूहों की प्रचुरता पाई जाती है, पादप एवं जंतु समूहों की प्रचुरता पाई जाती है, वहां तापमान एवं लवणता दोनों ही अधिक प्राप्त होते हैं, जबकि जीवों की कमी वाले क्षेत्रों में लवणता की मात्रा कम पाई जाती है। पूर्ण विराम। और अब तीसरे नंबर पर लिखना है एक और, हिम का प्रभाव। तीसरे नंबर पर हिम मतलब बर्फ, हिम का प्रभाव। और मित्रों बहुत सरल है, पर थोड़ा सा आप लोग अगर समझने की कोशिश करोगे तो, उदाहरणों से समझाता हूं, कोशिश करूंगा कि समझ में आ जाए। एक प्रश्न पूछता हूं, आप लोग बचपन से
बचपन से एक ऐसी वाली, आप लोग शहरी लोग अगर नहीं हो तो ऐसी वाली कुल्फी खाई है क्या? ऐसी वाली एक, ये कुल्फी गांव में मिला करती थी, भोंपो भोंपो बजाता हुआ वो आता था साइकिल वाला, और कुल्फी ले लो कुल्फी ले लो आवाज भी लगाता था। ये लाल पीले हरे कलर की कुल्फियां मिलती थी और हम लोग दौड़े दौड़े जाते थे मम्मी से पापा से, किसी पापा से कहाँ हिम्मत होती थी मित्रों। हम सब तो उस संस्कृति के लोग हैं जो कि अपने पिता की तानाशाही को देखते भी थे और देखते भी हैं। सच कहता हूं, आज भी दिल्ली में रहता हूं, लेकिन भोपाल से जब पापा जी का एक कॉल आता है ना तो पहले ही सिट्टी पिट्टी गोल रहती कि पता नहीं पापा जी किस बात के लिए फोन लगाए होंगे। नहीं, ज्यादातर तो, हालांकि अब तो लगाते भी है, मेरी माता जी भी लास्ट ईयर एक्सपायर हो गई हैं तो अब तो लगाते भी हैं, नहीं ज्यादातर मम्मी का ही फोन आता था। तो पिता का क्या धौंस भरा अनुशासन हुआ करता था। हम सब तो उस दौर को जीते हैं। शहरी जिंदगी में जरूर यह चीज बहुत गायब नजर आती है। तो पिता से तो कभी हम अपनी अपनी बात करते मित्रों, कभी पैसे मांगे नहीं है कि कुल्फी खाने के लिए पैसे दीजिए। तो कुल्फी अवश्य खाए होंगे, आप लोग अवश्य खाए होंगे, और कुल्फी खाए हैं तो मुझे अब प्रश्न का जवाब दीजिए। पहले तो सब लोग ध्यान से समझिए कि आप खाए हैं कुल्फी या नहीं खाए हैं। आपका जवाब होगा यस सर, पक्का पक्का खाए हैं। और इसको खाने के बाद लाल कलर की खाया तो होठ भी लाल हुआ, हरे कलर की खाया तो होठ भी हरा हुआ, और उसे देख देख कर अपने दोस्तों को चिढ़ाते भी थे हम लोग। उस वाली कुल्फी की बात कर रहे हैं, ये शहरों में जो कुल्फियां मिलती हैं उनकी बात नहीं कर रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कुल्फी सबसे ज्यादा मीठी कहां पर होती है, सुनना ध्यान से। अगर मैं पूछूं कि ये कुल्फी खाया तो है, लेकिन ये कुल्फी पूरी की पूरी कुल्फी आपके सामने है, सबसे ज्यादा मीठी कहां पर होती है, तो आपका इसमें से क्या जवाब होगा? देखो, जैसे मैं इसको यहां पर लिख देता हूं, ये बॉटम लिख देता हूं, मतलब नीचे का भाग है कुल्फी का, और ये टॉप है, ये टॉप का भाग है कुल्फी का। तो जल्दी से बताओ, कुल्फी टॉप पर ज्यादा मीठी होती है या बॉटम पर मीठी होती है? इसका जवाब दे दोगे तो मैं यहां पर इसको बढ़िया से समझा दूंगा। टॉप पर मीठी होती है या बॉटम पर मीठी होती है? कुछ बच्चों का जवाब होगा टॉप, तो कुछ बच्चों का जवाब होगा बॉटम। मैं उन बच्चों की बात नहीं करता कि कुल्फी, हां अब एक बात और, कुल्फी शुरू में ज्यादा मीठी लगती है कि जब खत्म होने वाली होती है तब मीठी होती है? मैंने तो वैसे भी बच्चों को देखा है भाई, और होते हैं बच्चा बचपना तो यही होता है कि कुल्फी समाप्त हो जाती है ना तो कुल्फी की जो बची हुई बांस की डंडी होती है ना, उसे भी मुंह में दबाए चूसते रहते। मैं उन बच्चों की बात नहीं करता, वैसे लालची बच्चों की बात मैं नहीं कर रहा दोस्तों, है ना, पर बाकी सामान्य बच्चों की बात कर रहा हूं, सामान्य बच्चों की, कि ये कुल्फी टॉप में मीठी होती है कि बॉटम में। कुछ बच्चा तो ऐसा होगा कुल्फी लेगा और नीचे से खाना शुरू करे, टपक रही थी इसलिए मैं खा रहा था नीचे से। अरे गधे, टपक रही थी। ओके, ध्यान से सुनना, नीचे से खाने वाले बच्चों की मैं बात नहीं कर रहा, जो नॉर्मल से खाते हैं। तो क्या है कुल्फी? रियलिटी यह है कि अपने टॉप में ज्यादा मीठी है। कुल्फी की रियलिटी क्या है कि टॉप में ज्यादा मीठी है। यहां पर इसमें स्वीटनेस की बात अगर की जाए, स्वीटनेस, तो मोर स्वीटनेस प्राप्त होता है, मोर स्वीटनेस प्राप्त होता है। यहां पर लेस स्वीटनेस होता है। इसीलिए कई बच्चों को आपने देखा भी होगा, शुरू में कुल्फी खाते तो है लेकिन जब बाद की चीजें बचती हैं तो उसे फेंक देते हैं, क्योंकि उसमें स्वीटनेस क्या होता है, कम हो जाता है। क्लियर है मेरी बात कि नहीं? अब दूसरी बात, जब ये कुल्फी बनाई गई थी, सपोज ये ग्लास का सांचा है, कुल्फी बनाई गई थी तो पानी डाला गया और इस बांस की डंडी को ऐसा डाला गया, मैं अपनी पेन को डाल दूं, दिखा दूं पेन को, हालांकि खराब ना हो जाए, पर कोई बात नहीं, आपके लिए तो सब कुछ करने के लिए तैयारी है दोस्तों। कुछ इस तरह से इसमें बांस की डंडी को डाल दिया गया। अब कुल्फी जमा हो गई। अब जब कुल्फी जमा हो गई तो बांस की डंडी को निकाला गया और अब आपको कुल्फी दे दिया गया। मतलब जब जमाया गया था तो बांस की डंडी ऊपर थी और जब निकाला गया तो अब बांस की डंडी नीचे हो गई। अर्थात कुल्फी बनाते समय बांस की डंडी का ये पोर्शन जो था, ये जैसे आपने टॉप लिखा है, तो बनाते समय रियलिटी यह था कि यह बॉटम था। बनाते समय ये क्या था, ये बॉटम था, और ये क्या था, ये टॉप था, ये टॉप
था बनाते समय? मैंने बताया ना अभी, ग्लास के एक्सपेरिमेंट से बताया कि ग्लास में पानी, ये सांचा है, पानी भरा गया, उसमें चीनी वगैरह जो सक्रीन वगैरह मिलाकर, रंग वगैरह मिलाकर, और सांचा में कुछ इस तरह से बांस की डंडी डाली गई और फिर निकालकर कुल्फी इस तरह से हमें दी गई। ओके, समझ रहे हैं मेरी बात की नहीं? तो कुल्फी बनाते समय क्या था? आज आप देखते हैं बॉटम ये है और टॉप वो है, लेकिन बनाते समय बेसिकली जो ये चीज था वो बॉटम था और ये चीज था टॉप था। तो ये बॉटम मींस मीठी कहां थी? बनाने की प्रक्रिया को समझना, बॉटम ज्यादा मीठा था, बॉटम ज्यादा मीठा था, क्योंकि ये जो टॉप दिख रहा है ना बेसिकली बॉटम था। क्यों ऐसा होता है? तो सुनना बहुत ध्यान से। बेसिकली जब चीनी मिला हुआ पानी हिमांक बिंदु ताप पर आया, मतलब बर्फ बनने लगा, तो बर्फ की अपनी एक प्रकृति होती है। समझना, कुल्फी के उदाहरण से, बर्फ की अपनी एक प्रकृति होती है कि यह अपने अंदर घुले हुए लवणों को नीचे डिपॉजिट करता है, नीचे डिपॉजिट करता है। यह इसकी क्या प्रकृति होती है कि अपने अंदर घुले हुए लवणों को नीचे डिपॉजिट करता है। तो जब ये पानी, ये कुल्फी का है, कुल्फी का सांचा है, ये पानी पूरा का पूरा मीठा भरा था आपने। अब ये पानी जब बर्फ में जमा हो रहा था तो ये पानी के ऊपर की लेयर ने अपनी सैलिनिटी को नीचे की ओर डिपॉजिट करना शुरू किया था, और जब तक ये पूरा डिपॉजिट कर पाती तब तक ये बर्फ में बदल गई, मतलब डिपॉजिशन बंद हो गया। तो ये डिपॉजिट कर दी, चूंकि नीचे कुछ मात्रा में तो डिपॉजिट कर ही दी ना, तो जब कुछ मात्रा में अपनी लवणता को नीचे निक्षेपित कर दी तो नीचे का पोर्शन अधिक मीठा हो गया, क्योंकि लवणता नीचे चली गई है बर्फ जमने में, तो नीचे का पोर्शन अधिक मीठा हो गया, जबकि ऊपर का इसका पोर्शन कम मीठा रहा। पर हम लोग बेसिकली इसको उल्टा करके खाते हैं, तो ये उल्टा हमें टेस्ट में प्रतीत होती है, उल्टा टेस्ट में प्रतीत होती है। एक बच्चा लिखता है कि सर हम लोग बचपन में कुल्फी खरीद के स्कूल में खाते थे, और टीचर जब आते थे, कई बार ऐसा भी हुआ है कि टीचर जब आते थे तो उसी कुल्फी को बस्ते में डाल लिए, झोले में डाल लिए, और पूरी किताबें खराब हो गई। मेरे प्यारे मित्रों, सच कहता हूं आपके साथ पढ़ने पढ़ाने में बहुत आनंद आएगा। उन बच्चों के साथ बहुत अच्छा लगता है पढ़ने पढ़ाने में जो रियलिटी है कि ग्रॉस रूट लेवल्स की चीजों को भी जानते हैं। तो सच में आसमान की ऊंचाइयों को समझने का भी एक अंदर से भाव रखते हैं। उन बच्चों को पढ़ने पढ़ाने में मुझे बहुत मजा आता है, और सच कहूं उन बच्चों को ज्योग्राफी उस लेवल की सिखा दूंगा ना कि भूतो न भविष्यति, कभी न जीवन में पढ़ा होगा, प्रयोगों से बता रहा हूं, न कभी पढ़ेंगे। पर जिन्हें नहीं पढ़ना है उनकी बात नहीं कर रहा, जिन्हें नहीं पढ़ना उन्हें तो ईश्वर नहीं पढ़ा सकता दोस्तों। उन्हें तो बस ईश्वर बस इतना ही कह सकता है कि हे ईश्वर तुझे सद्बुद्धि मिले, और इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। तो ध्यान से, हम कुल्फी के उदाहरण से क्या बोल रहे हैं कि बर्फ की प्रकृति होती है कि जब यह जमने की प्रक्रिया में होता है तो अपनी लवणता को नीचे छोड़ देता है, और यह अपने आप को फ्रेश बनाए रखना चाहता है। और दूसरा उदाहरण बताता हूं, अब फिर समुद्र के इस लवणता पर आता हूं। दूसरा उदाहरण, सीधा प्रश्न यहां से पूछेगा, और पूछना तय है यहां से एक प्रश्न अब नया, क्योंकि दो जगह से मैंने अंदाजा लगाया था, वहां से प्रश्न पूछ चुका है, अब यहीं से प्रश्न आने जा रहा है, ध्यान रखना। मम्मी सब्जी लेने गई हैं, गर्मियों के दिन है, बड़ा अच्छा मौका मिला घर में बर्फ जमाकर खाने का। जल्दी जल्दी एक कटोरे में पानी लिया, 3-4 चम्मच, गिना नहीं पर जितना जल्दी जल्दी मन किया उसमें चीनी डाला, पानी को घोला और डीप फ्रीजर में रख दिया। बचपन है, पेशेंस तो होता नहीं, बचपन में कहां से धैर्य होगा, जैसे अभी भी आप में से कई बच्चों में धैर्य रहते नहीं है, अधीर हो जाते हो, छोटी छोटी चीजों में अधीर हो जाते हो। राजेश सर ने एक दिन थोड़ी बातें लिखा क्या दिया, सर मजा नहीं आया, थक गए सर, उंगलियां दर्द करने लगी सर, ये हो गया सर, वो हो गया, हाय हाय रे मैं तो मर ही गई, ये वाली स्थितियां आ जाती हैं। वाई मर तो गई, ये मर तो गया, अभी से मरने लगे यार। उम्र के उस पड़ाव में हो, सच कहता हूं कि पत्थर को भी उंगलियों में दबाकर निचोड़ दो ना तो उससे पानी टपक जाए, और उम्र के उस पड़ाव में बस राजेश सर ने आधा घंटा लिखा क्या दिया, हाय हाय रे मर गई।
ये क्या तमाशे हैं? समझ रहे हो मेरी बात की नहीं यार? ऐसी ऊर्जा में होना कि आपके कदमों तले ना आसमान पनाह मांगता है, पर फिर भी अपने आप को धराशायी किए हुए बैठे रहते हो, एकदम धराशायी करते हुए किए हुए बैठे हो। तो मित्रों, ऊर्जान्वित रहो। आप ऊर्जा के सच में पुंज हो, और वो पुंज अगर धराशायी होगा ना तो राष्ट्र रुदन करेगा। और मैं राष्ट्र को तो नहीं रोने दूंगा, क्योंकि अगर राष्ट्र कुछ है तो हम जैसे शिक्षक राष्ट्र निर्माता हैं, और आप हो जो राष्ट्र का भविष्य हो। तो आपको कैसे मैं रोने दूंगा? आपको कैसे मैं थकने दूंगा? आपको कैसे मैं चूर होने दूंगा? आपको तो मित्रों स्वयं दौड़ना होगा। आपको तो ऐसी लंबी छलांगे भरनी होगी कि पूरी पृथ्वी को अपने छलांगों में नापना होगा। तो ध्यान से सुनो, यहां पर धैर्य था नहीं, जल्दी से ग्लास को डीप फ्रीजर में रखा, कटोरे को, और फिर 2 मिनट बाद ही खोला और देखा क्या बर्फ जम गया है। हमने क्या देखा नोटिस करना, और मेरे प्रश्न का जवाब सही सही देने की कोशिश करना। जब डीप फ्रीजर से निकाला तो कटोरे में ऊपर की पतली पतली पपड़ी तो बर्फ के रूप में जमा हो गई थी, लेकिन नीचे का पानी अभी पूरा बर्फ के रूप में नहीं जमा हुआ था। पपड़ी को देखकर आंखों में चमक आ गई, और उस पपड़ी को निकाला और चूसा, तो जैसे चूसा तो मजा नहीं आया, मीठापन कम है। तो जल्दी से कटोरे को निकाला और फिर से 2 चम्मच चीनी डाली, फिर से 2 चम्मच चीनी डाली, और फिर से उसे रख दिया। अच्छा, उस पपड़ी को निकालकर फेंक भी दिया। 2 चम्मच चीनी और डाला और फिर से रखा। फिर 2 मिनट में, क्योंकि पेशेंस तो था नहीं, खोला तो फिर से ऊपर एक पपड़ी थी, और पपड़ी को चूसा तो फिर से उसमें टेस्ट थोड़ा कम लगा, कम मीठापन लगा। सोचते हैं, दिमाग तो अभी उतना विकसित हुआ नहीं, तो सोचते हैं कि आखिर ये क्यों इतना कम मीठा है, जबकि चीनी तो मैंने बहुत कम डाला है, चीनी तो बहुत कम डाला है। और इतना करते करते मित्रों मम्मी सब्जी लेकर घर पहुंच गई, और अब तो कयामत आएगी। अब क्या आएगी? कयामत आएगी। जो हाथ में होगा, झाड़ू होगा, बेलन होगा, चिमटा होगा, कुछ नहीं होगी तो मम्मी की चप्पलें खाए हो या नहीं खाए हो? मित्रों, उन चप्पलों में स्वर्ग है, ध्यान रखना। उन चप्पलों में सारे ज्ञान की चाबियां हैं। दुनिया में किसी और से चप्पलें खाना या मत खाना, आज ही मम्मी से बोलना, मम्मी रोज मुझे एक चप्पल लगा दिया कर। अगर दिमाग खुल ना जाए तो सच बताना, दुनिया की उस अमृत भरी स्वर्गिक चप्पल में जो ज्ञान पुंज निहित होता है वो कहीं और नहीं होता है। तो अगर खाई या नहीं खाई, चलो कुछ भी बात है, खाई या नहीं खाई, तो मम्मी ने तो खूब पिटाई की, फिर पूछा कि चल बता तूने किया क्या था। अब जब हमने बताया कि हमने ऐसी ऐसी प्रक्रिया किया था, तो फिर मम्मी प्यार से क्या समझाती हैं, बेटा वो बर्फ की पपड़ी इसलिए तुझे फीकी लग रही थी। ध्यान से सुनना, यहां समझाने जा रहे हैं। वो बर्फ की पपड़ी इसलिए फीकी लग रही थी क्योंकि जब वो ऊपर की परत बर्फ बन रही थी ना, तो उस परत ने अपनी चीनी की मात्रा को नीचे उड़ेल दिया था। चीनी को अपने साथ नहीं रखना चाहती। बर्फ की प्रकृति है कि वो चीनी को अपने साथ नहीं रखना चाहती। वह चीनी को नीचे उड़ेल दी और फ्रेश लेयर बर्फ में बदल गई। तो नीचे की मात्रा में लवणता बढ़ गई। ध्यान से, नीचे की मात्रा में लवणता बढ़ गई, परंतु ऊपर की जो पपड़ी थी बर्फ की, उसमें लवणता घट गई। इसका मतलब है कि सागरीय जल जब ठंडियों में बर्फ में बदल रहा होता है, तो बर्फ की परत में तो लवणता नहीं होती है, पर निचला जो जल क्षेत्र होता है उसमें लवणता बढ़ जाती है। उसमें क्या होती है? लवणता बढ़ जाती है। जैसे जैसे उदाहरण से समझना कि मान लो ये सागरीय जल है, इसमें ये कोई ध्रुव के आसपास का जल क्षेत्र है सागर का, इसमें सागरीय जल है, ये पूरा का पूरा जल क्षेत्र है, और इसकी लवणता 35 प्रति हजार है। समझने की कोशिश करना, 35 प्रति हजार है। अब जब ठंडियां आई तो ऊपर की एक परत बर्फ में बदल गई। ये लो, मैंने बर्फ में बदल दिया।
हिम में बदल दिया। यहां पर बर्फ को हम लोग हिम कहेंगे, हिम में बदल दिया। तो हिम ने अपनी लवणता को, इसने अपनी सैलिनिटी को नीचे वाले पानी में डिपॉजिट कर दिया। हिम जो प्राप्त होता है ये बेसिकली फ्रेश वाटर होता है। देखो ये भी आप लोगों ने सुना होगा कि दुनिया में जब पानी की कमी होगी तो लोगों ने प्लान किया है कि ध्रुवों से बर्फ को तोड़कर लाएंगे और पानी के रूप में उपयोग करेंगे। अरेबियन कंट्री ध्रुवों से आइसबर्ग लाकर पानी की आपूर्ति की प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि ये शुद्ध जल होते हैं। तो जैसे ही नीचे इसने लवणता को डिपॉजिट किया तो नीचे के पानी में लवणता अब 35 नहीं मिलेगी, बल्कि 35 प्लस, कुछ भी हो सकता है, प्लस 35 प्लस लवणता प्राप्त होगी। मतलब 35 से अधिक प्राप्त होगी। कितनी प्राप्त होगी? 35 से अधिक प्राप्त होगी। क्लियर हो गई मेरी बात कि नहीं? कि 35 से अधिक लवणता प्राप्त होगी। इसका मतलब कि बर्फ बनने की प्रक्रिया में सागरीय जल की लवणता में वृद्धि हो जाती है। तो दूसरे तरफ जब बर्फ पिघलती है, जब बर्फ पिघलती है, अरे दोस्तों पढ़ो, सच में शिवम ने ठीक लिखा है। आप सब जिस दिन आईएएस बनोगे ना, तो आईएएस बनने के बाद आपको एक जानकारी दे दूं कि प्रत्येक वर्ष, लगभग प्रत्येक वर्ष ऐसी स्थितियां अवश्य होती हैं कि जब आप ब्यूरोक्रेट्स बनकर जाते हैं तो लबाशना में मुझे भी आप एक दिन अपने यहां पर एक होस्ट, एक गेस्ट के रूप में आप मुझे कॉल करोगे, और जिस दिन मैं वहां पहुंचूंगा आपको तमाम दुनिया भर की कहानियां सुनाऊंगा, खूब मस्ती से सुनाऊंगा। लेकिन सच कहता हूं मेरे दोस्तों, पढ़ लो यार, आत्मा गदगद हो जाएगी, मजा आ जाएगा। पढ़ोगे आप, सफल होगे आप, लेकिन सारी मिलू चेंज हो चुकी होगी, सारी आपके आसपास की सराउंडिंग और वातावरण चेंज हो चुका होगा। सच कहते हैं पीढ़ियां सुधर चुकी होंगी, वंश सुधर चुका होगा, कुल सुधर चुका होगा, आसपास के गांव घर सब सुधर चुके होंगे, सब जगह पर खुशियों की लहर दौड़ चुकी होगी। इस भावना से तो पढ़ो दोस्तों। जिन गलियों से आप गुजरोगे ना, तो आपके गुजरने के बाद आपके पग चिन्हों को भी लोग देखेंगे। तो आपकी गाड़ियों के गुजरने का, गाड़ियों का कारवां जब गुजरेगा ना, उसके बाद धूल के उड़ते हुए गुब्बारों को भी लोग देखेंगे। कुछ कर गुजरो ना यार, ऐसा कब के लिए हो, आज के लिए हो, कर डालो। मजा ना आ जाए तो बताना। और अंतिम बात यहां पर कि जैसे ही इसने लवणता बढ़ गई, लेकिन दूसरी स्थिति आई कि अब गर्मियां आई हैं और गर्मियों में बर्फ पिघलना शुरू हो गई। और जब बर्फ पिघलेगी तो बर्फ के पास फ्रेश वाटर था, तो फ्रेश वाटर पिघलकर अगर सागरीय जल में मिला तो लवणता को घटा देगा। मतलब 2 ही लाइनें लिखनी थी, जिसके लिए इतना मुझे समझाना पड़ा। बर्फ बनने की प्रक्रिया में सागरीय जल की लवणता बढ़ जाती है, तो बर्फ के पिघलने से जल की लवणता में कमी आ जाती है। तो सभी लिखें, लिखे सभी कि सागरीय, ध्रुवीय एवं उपध्रुवीय, सागरीय, ध्रुवीय एवं उपध्रुवीय प्रदेशों में हिम जमाव की प्रक्रिया में सागरीय जल की लवणता बढ़ जाती है। बढ़ जाती है लवणता, जबकि हिम पिघलने से स्वच्छ जल की आपूर्ति की वजह से
आपूर्ति की वजह से सागरीय जल की लवणता में कमी आ जाती है। इसीलिए ध्रुवीय सागरीय जल कम लवणीय होता है। पूर्ण विराम। ये बात आपने लिखा अंतःसागरीय कारकों के रूप में। एक और मेरे तरफ से एक कारक लिखो ब्रह्मांडीय कारक लिखो। कॉस्मोलॉजिकल फैक्टर इसे बोलते हैं। कारक लिखेंगे सभी के सभी लिखेंगे। लिखो उल्का पिंडों से प्राप्त होने वाले उल्का पिंडों से प्राप्त होने वाले धूल तथा राख कण प्रत्येक वर्ष पृथ्वी सतह में हजारों टन मात्रा में निक्षेपित होते हैं। निक्षेपित होते हैं जिनमें उपस्थित लवण तत्व भी सागरीय जल में मिश्रित होकर लवणता को बढ़ाते हैं। ओके, विराट ने लिखा सर मीठे पानी की झील और गर्म पानी की झीलों के बनने का कारण, ये एक अलग फैक्टर है, कहीं और पढ़ेंगे विराट, ठीक है। शिवम मिश्रा ने लिखा तापमान के सभी कारकों का भी रिवीजन हो गया। बिल्कुल रिवीजन होना था शिवम, मैंने पहले ही बताया था कि यार रिवीजन होना है, काहे के लिए है तौबा मचाए। लेकिन ना, कुछ बच्चों को तो सब्र ही नहीं है, उनके पेट में गड़बड़ी है। बेसिकली उनका सच में पेट में गड़बड़ी, जैसे 2 निवाला खाया ना कि पेट गुड़गुड़ गुड़गुड़ करने लगता है। अब वो उस अपनी गुड़गुड़ाहट को बाहर निकालना चाहते हैं तो बाहर कमेंट्स के माध्यम से निकाल देते हैं। रुकना ही नहीं, सब्र ही नहीं, पेशेंस ही नहीं, क्योंकि पेट ही गड़बड़ है ना, तो कहां से पेशेंस होगा। ओके, पेशेंस होगा। पर ये जो आपका विराट प्रश्न है ये आगे जियोमॉर्फोलॉजी में आएगा, अभी यहां का प्रश्न नहीं है। तापमान के सभी कारक, सर मेरा कमेंट्स शो नहीं हो रहा क्या? वैभव शायद हुआ तो आगे बढ़ गया, मैंने नोटिस नहीं किया। अच्छा, बच्चों ने लिखा उनको हाजमोला दे दो। सर हाजमोला मैं देता रहूंगा इसी तरह से डेली टू डेली। ओके, अच्छा, तो यहां पर ध्यान रखना कि अभी केवल कारक मैंने पढ़ाए हैं। क्या पढ़ाए हैं? कारक पढ़ाए हैं। अब हमें क्या पढ़ना है? तो सभी हेडिंग देंगे लवणता का वितरण। क्या पढ़ेंगे? लवणता का वितरण। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सैलिनिटी। सबसे पहला लिखेंगे, पहला 3-4 भागों में बांटेंगे। गोलार्धीय वितरण,
गोलार्धीय वितरण, हेमिस्फेरिक डिस्ट्रीब्यूशन वितरण सबसे पहला लिखेंगे, गोलार्धीय वितरण। तो डैश देकर लिखेंगे कि महासागरों की औसत लवणता, महासागरों की औसत लवणता, यह फैक्ट है, महासागरों की औसत लवणता, लवणता कितनी, 35 प्रति हजार, 35 प्रति हजार प्राप्त होती है। प्राप्त होती है, पूर्ण विराम लगाएं। जबकि अब दोनों गोलार्धों को बांटते हैं, उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध की लवणता, औसत लवणता की बात है 34 प्रति हजार एवं दक्षिणी गोलार्ध की लवणता, दक्षिणी गोलार्ध की लवणता 36 प्रति हजार, 36 प्रति हजार पाई जाती है। अब आपके सामने एक बढ़िया सा प्रश्न आ गया। क्या प्रश्न आ गया कि ऐसा क्या है, क्वेश्चन मार्क लगा देता हूं, ऐसा क्या है या क्यों है कि उत्तरी गोलार्ध की लवणता, उत्तरी गोलार्ध की लवणता कम है जबकि दक्षिणी गोलार्ध की लवणता अधिक है? क्या है? तो नीचे लिखें इसका कारण, इसका कारण, कारण लिखो सभी के सभी। पहला कारण लिखो, पहला कारण लिखो, पहला फर्स्ट लिखो, उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में दुनिया की सर्वाधिक बड़ी नदियां, दुनिया की सर्वाधिक बड़ी नदियां, जितनी नदियों का नाम आप बड़ी बड़ी नदियों को जानते हैं, दुनिया की सर्वाधिक बड़ी नदियां अपना स्वच्छ जल, अपना स्वच्छ जल विसर्जित करती हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विसर्जित करती हैं, जिससे, जिससे लवणता की मात्रा घट जाती है, जिससे लवणता की मात्रा घट जाती है। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में महाद्वीपों की कमी से, महाद्वीपों की कमी से ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। अब दक्षिण गोलार्ध में बड़ी नदियां हैं ही नहीं तो कहां से जल विसर्जित करेंगी, पर उत्तर में सभी बड़ी नदियां हैं जिनका जिनका आप नाम जानते हो। अब दूसरा बिंदु लिखो, दूसरा बिंदु, दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में महाद्वीपों की कमी से, महाद्वीपों की कमी से, कमी से प्रचलित पवनों का वेग अधिक प्राप्त होता। दक्षिणी गोलार्ध में बहुत तेज पवनें चलती हैं मित्रों, प्रचलित पवनों का वेग अधिक होता है, प्रचलित पवनों का वेग अधिक होता है। और पवनों का प्रभाव मैंने बताया है, जहां पवनें तीव्रगामी होंगी वहां लवणता क्या होगी, बढ़ जाएगी। पवनों का वेग अधिक होता है, इसलिए, इसलिए क्या लवणता की मात्रा, लवणता की मात्रा में वृद्धि हो जाती है,
में वृद्धि हो जाती है। दक्षिणी गोलार्ध में महाद्वीप कम है, केवल 20% है, तो उत्तरी गोलार्ध में 80% महाद्वीप का हिस्सा है। तो दक्षिणी गोलार्ध में महाद्वीप कम है, दूर तक सागर है, तो सागर में प्रवाहित पवनें तीव्रगामी है, इसलिए लवणता की मात्रा बढ़ जाती है। तो तीसरा बिंदु लिखो, तीसरा बिंदु। और तीसरा बिंदु आज केवल लिखना है, इसे समझना नहीं है, इसे समझेंगे जियोमॉर्फोलॉजी में। एक शब्द है मित्रों, पैंजिया। कुछ बच्चों ने जरूर सुना होगा। बेसिकली एक छोटी सी बात बता दूं, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था अल्फ्रेड वेगनर। उन्होंने बताया था कि आज से 27 करोड़ वर्ष पहले तक, 27 करोड़ वर्ष पहले तक आज के जितने भी महाद्वीप आपको दिखाई देते हैं, ये सारे के सारे महाद्वीप दक्षिणी गोलार्ध में उपस्थित थे और एक साथ थे। और इन्हीं एक साथ उपस्थित महाद्वीपों को क्या कहा जाता था? पैंजिया कहा जाता है। तो ये कहना था इनका कि पृथ्वी के उत्पत्ति कालखंड से लेकर, जो कि 4.5 अरब वर्ष पहले उत्पन्न हुई थी, 27 करोड़ वर्ष पहले तक पैंजिया केवल दक्षिणी गोलार्ध में था। और जब दक्षिणी गोलार्ध में पैंजिया था, तो आरंभिक पैंजिया की चट्टानों ने अपने आप को अपरदित कर सारा का सारा लवण दक्षिणी गोलार्ध में ही निक्षेपित किया। इसलिए भी लवणता की मात्रा यहां अधिक मात्रा में प्राप्त होती है। तो डैश देकर लिखें तीसरा बिंदु कि पृथ्वी के उत्पत्ति से लेकर ये जो टाइम है ना 27 करोड़ वर्ष पहले का, इसको कार्बोनीफेरस कहते हैं। बस आज इसको लिख लेंगे, इसे आज याद नहीं करेंगे। उत्पत्ति से लेकर कार्बोनीफेरस कालखंड तक ये समय का नाम है। अभी ये चीज आपको मैंने नहीं पढ़ाई है, पढ़ाऊंगा आगे। कार्बोनीफेरस कालखंड तक पैंजिया दक्षिणी गोलार्ध में अवस्थित था। दक्षिणी गोलार्ध में अवस्थित था, जिसने अपनी लवणता जिसने अपनी लवणता दक्षिणी गोलार्ध में ही निक्षेपित की है। गोलार्ध में ही निक्षेपित की हैं। इसलिए भी दक्षिण की लवणता अधिक है। ये 3 बिंदु बस बहुत है आपके लिए कि लवणता अधिक है। पूर्ण विराम। बस पहली बात समाप्त हुई है। कल की कक्षा में अभी लवणता का क्षैतिज वितरण, गहराई के अनुसार लंबवत वितरण, क्षेत्रों के अनुसार प्रादेशिक वितरण, ये तमाम बातें कल की कक्षा में पढ़ते हुए इसे समाप्त करेंगे। ध्यान रखना, लवणता एवं तापमान को प्रभावित करने वाले कारक एक अलग विषय बिंदु बन सकता है। आपसे कभी भी मेंस में अलग से पूछ सकता है। जितने बिंदु मैंने पढ़ाए हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं। आज तैयार कर डालिएगा। समय की समाप्ति के साथ आज की इस कक्षा को भी समाप्त करता हूं। होप सो कि आपको प्रत्येक बिंदु समझ में आए होंगे। धन्यवाद मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास की समाप्ति करता हूं।